अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं फैजान रजा आप सभी का एफआर उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं, खैर मुकदम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं इस शेर के साथ इस सेशन का आगाज करने जा रहा हूं, स्टार्ट करने जा रहा हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नस नस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पर चढ़ना कोई कमाल की बात नहीं, बुलंदियों पे चढ़ना कोई कमाल की बात नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो मेरे अजीज साथियों, मेरे दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपके चैप्टर क्लास 10th 10वीं जमात यानी दरक्षा दोम सबक नंबर 9 जो आप देख पा रहे हो, इसमें हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अहम नुकात, अहम पॉइंट पे हम लोगों ने बहस किया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वहां तक आप सभी को पहुंचाया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां पहुंच चुके थे, सतारा पहुंच चुके थे, उनके वालिद का तबादला हो चुका था, वहां से सुबुग्दोश हो चुके थे बरतानवी सरकार से, उसके बाद वो सतारा पहुंच गए थे, ठीक है, और वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दाखिला लिया। अब आगे जो अहम पॉइंट्स है जो आपके सामने हैं, इसके बारे में आज हम सभी गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा यानी कि वीडियो को शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आए। तो चलिए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सबक नंबर 9 ये उसी सबक का दूसरा वीडियो है नहीं, ये दूसरी वीडियो है, उसी सबक से रिलेटेड है, यानी अभी और भी इसमें पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने जाऊंगा। आप देख पा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10वीं जमात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहां लिखा हुआ है और ये सबक नंबर 9 है। आगे जो पॉइंट्स है उसको बगौर देखें। पॉइंट्स नंबर 1 कह रहे कि भीमराव के दादा परदादा कोकिन इलाके में अंबावाडे के रहने वाले थे। आपसे सवाल किया जा सकता है कि अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव के आबाओ अजदाद कहाँ के रहने वाले थे, तो आप क्या कहेंगे, कोकिन इलाके में अंबावाडे के रहने वाले थे, अंबावाडे के रहने वाले थे। दूसरा पॉइंट है कि अब ये जो अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आगे, भीमराव के नाम के आगे अंबेडकर कैसे लगा उसके बारे में कह रहे, चुनांचा सकपाल के साथ भीमराव को दूसरा सरनेम अंबावाडीकर मिला। दूसरा सरनेम क्या मिला, अंबावाडीकर मिला, क्योंकि अंबावाडे के रहने वाले थे और मराठी लोगों का ये यानी कि एक सिस्टम था कि वो जिस इलाके में रहते थे उस इलाके के नाम से अपने नाम, उस इलाके के नाम को अपने नाम में जोड़ लिया करते थे, ठीक है, इसीलिए ये उनका रूल था, ये उनका सिस्टम था। तो चुनांचे सकपाल के साथ भीमराव को दूसरा सरनेम क्या मिल गया, अंबावाडीकर मिला। क्या मिला, अंबावाडीकर, ठीक है, जिसे बोलने में आसानी के लिए, बोलने में क्या हुआ, आसानी के लिए स्कूल के रजिस्टर में क्या लिखा गया, स्कूल के रजिस्टर में अंबेडकर लिख दिया गया। स्कूल के रजिस्टर में क्या लिख दिया गया, अंबेडकर लिख दिया गया। याद रखिएगा कि बोलने में आसानी के लिए स्कूल के रजिस्टर में अंबेडकर लिख दिया गया। असल में अंबावाडीकर है, असल में क्या है, अंबावाडीकर, असल में अंबावाडीकर है, लेकिन बोलने में आसानी के लिए क्या लिख दिया गया, अंबेडकर लिख दिया गया। और कहां लिखा गया, स्कूल के रजिस्टर में। तब से ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ही मशहूर हो गए। अब तालीम और तरबियत, इन्होंने कौन कौन सी तालीम हासिल की, कहां तालीम हासिल की, किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, उसके बारे में हम सभी जानेंगे। देखिए, तालीम और तरबियत कह रहे हैं कि बंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में, बंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। ये हाई स्कूल में फिर क्या किया इन्होंने, मुंबई में एक एल्फिंस्टन हाई स्कूल है, वहां इन्होंने क्या किया, दाखिला लिया, यानी कि वहां अपना नाम दर्ज कराया। यहां भीमराव के साथ क्या किया जाता था, जात पात का भेदभाव किया जाता था। और याद रख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो महार खानदान से बिलोंग करते थे, अछूत माना जाता था उनको,
और जब ये मुंबई आए, है नहीं, और मुंबई में यानी कि जब एल्फिंस्टन हाई स्कूल में इनका दाखिला हुआ तो वहां इनके साथ जात पात का भेदभाव किया जाता था। और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, इनके साथी ही नहीं, बल्कि टीचर्स भी बहुत भेदभाव करते थे। लेकिन याद रख लीजिएगा, भीमराव अंबेडकर को तालीम की अहमियत मालूम हो चुकी थी। इतनी अहमियत मालूम हो गई कि इतना टॉर्चर होने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, एजुकेशन से मुंह को नहीं मोड़ा और तालीम हासिल करते रहे। ठीक है, यहां तक कि इनके साथ इतना बड़ा भेदभाव किया जाता था कि इनको बच्चों की लाइन में भी नहीं बैठाया जाता था, अलग साइड में बैठाया जाता था। ठीक है, तो अगर आज का कोई बंदा होता, आज का कोई स्टूडेंट होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं या तो वो खुदकुशी कर लेता या तो वो पढ़ाई छोड़ देता। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने इन सारी मुसीबतों का डटकर सामना किया और पढ़ाई को जारी व सारी रखा। ठीक है, अब यहां से इन्होंने क्या कर लिया, जात पात का भेदभाव किया जाता था। अब कह रहे यहीं से इन्होंने, कहां से, एल्फिंस्टन हाई स्कूल से ही सन 1908 ईस्वी, सन 1908 ईस्वी, याद रखिएगा, सन 1908 ईस्वी, सन 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। सन 1908 ईस्वी में किस चीज का इम्तिहान पास किया, मैट्रिक का। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सवाल पूछे जा सकते हैं कि अच्छा ये बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस सन में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अब ऑप्शन उसमें 2, 3, 4 होंगे, है नहीं, 1907 होगा, मानकर चलो 1906 हो और 1908 हो। तो अगर आपको याद होगा तभी तो 1908 पे आप टिक मारोगे ना, जब याद नहीं होगा तो कैसे मारोगे। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया है, यहां पर आपकी आसानी के लिए मैंने पूरी किताब यहां पढ़ाने की कोशिश नहीं की, पूरी सबक को पढ़ाना नहीं चाहा, बल्कि मैं उसमें मेन जो पॉइंट्स है वो मैं आपके लिए लाया हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख लेंगे उनको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं हो सकती है। ठीक है, तो 1908 ईस्वी में क्या हुआ, इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अब फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जब मैट्रिक ये कर लिए तो फिर एल्फिंस्टन कॉलेज से 1912 में बीए की डिग्री हासिल की। 1912 ईस्वी में क्या किया, बीए की डिग्री हासिल की, याद रखिएगा। कहां से, तो एल्फिंस्टन कॉलेज से। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब इन्होंने बीए कर लिया तो अब इनके साथ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई और बड़ौदा स्टेट ने इनको वजीफा जारी करना शुरू कर दिया। वो क्या कह रहे हैं कि इनको बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफे मिलते थे। इनको क्या मिलते थे, बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफे मिलते थे, यानी स्कॉलरशिप मिलते थे। इसकी वजह से अमेरिका चले गए। कहां चले गए, अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। क्या किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अमेरिका चले गए, क्यों गए, तो बड़ौदा स्टेट के जरिए जो इनको वजीफा मिलता था, तालीमी वजीफा, स्कॉलरशिप जो मिलता था, इसकी बिना पर ये अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ठीक है, अब आगे फिर क्या होता है, मैं ये बता रहा था कि इनको बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफा मिलता था, जिस बिना पर ये कहां गए, अमेरिका गए। कहां गए, अमेरिका गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। क्या किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो इन्होंने वहां से कौन सी डिग्री हासिल की, तो बताया जा रहा है अगला पॉइंट कि इन्होंने माशियात में, इन्होंने क्या किया, माशियात में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया। क्या किया, एमए किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से क्या किया, एमए किया। उसके बाद और वो कौन सा सब्जेक्ट क्या था, तो माशियात था। क्या था, माशियात। अगला पॉइंट है कि सन 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस सन में पीएचडी किया, तो आप क्या कहोगे, सन 1916 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा
फिर एमए किस सब्जेक्ट में किया, कौन सी जबान में, तो माशियात, उनका यानी कि जो सब्जेक्ट था वो क्या था, माशियात था। ठीक है, इसी तरह अगर ये भी सवाल पूछा जाए कि किस यूनिवर्सिटी से एमए किया, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो अमेरिका है। देखिए 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक पॉइंट्स में बन रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है कि सन 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। सन 1916 ईस्वी में क्या किया, पीएचडी। अब पीएचडी के बारे में पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी कब हासिल किया, तो आप क्या कहोगे, सन 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। अगला पॉइंट है, अब क्या बताया जा रहा है कि इसी साल यानी अमेरिका में 1916 ईस्वी में पीएचडी हासिल किया, फिर इसी साल बोले तो सन 1916 में ही, सन 1916 में ही क्या किया, ये कहां चले गए, ये इंग्लैंड चले गए। कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए। इसी साल वो इंग्लैंड चले गए, इसी साल वो इंग्लैंड चले गए, मतलब 1916 ईस्वी में ही, 1916 ईस्वी में ही ये कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। ठीक है, कब, सन 1916 ईस्वी में। अब इंग्लैंड कब गए, 1916 में। अब और अमेरिका जब गए तो ये किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। क्या वहां से कौन सी तालीम हासिल की, तो एमए किया। ठीक है, पीएचडी की डिग्री कब हासिल की, तो सन 1916 ईस्वी में। ठीक है नहीं, अच्छा फिर इंग्लैंड कब गए, तो सन 1916 ईस्वी में, यानी इसी साल बोले तो सन 1916 ईस्वी में ही फिर कहां चले गए, इंग्लैंड गए। यानी पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद ये कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1917, सन 1917 ईस्वी में इनका वजीफा बंद हो गया। जो वजीफा बड़ौदा स्टेट से इनको मिलता था, तालीमी वजीफा, उस पर ताला लग गया। जो एक मुद्दत के लिए होता है, वजीफा स्कॉलरशिप जो भी होता है ना, वो एक मुद्दत के लिए होता है कि इतने दिन तक वजीफा मिलेगा, है ना, तालीम हासिल करने के लिए। तो वो तालीमी वजीफा जो था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी लंदन में ही थे, इंग्लैंड में ही थे, कि वो बंद हो गया। अब उसकी बिना पर क्या हुआ, तो और तालीमी सिलसिला रुक गया। भाई पैसा तो था नहीं, तालीमी सिलसिला रुक गया, इन्हें हिंदुस्तान आना पड़ा। तालीमी सिलसिला रुक जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा, भाई वापस तो आना ही पड़ेगा ना। तालीम हो नहीं रही है तो उनको वापस हिंदुस्तान आना पड़ा। ठीक है, और कब रुका, तो सन 1917 ईस्वी में। और किस वजह से इनको हिंदुस्तान वापस आना पड़ा, क्योंकि वजीफा बंद हो गया, जिस बिना पर उनकी तालीम हासिल नहीं हो रही थी, इसलिए वो फिर इंग्लैंड से वापस हिंदुस्तान आ गए। अब हिंदुस्तान आकर वो क्या किए, तो ये देखिएगा, ये सभी हमें अपनी जिंदगी में उतारने वाली बातें हैं। आज बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है, तालीम को अधूरा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। आप एकदम बिल्कुल ही मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। वो जो कहने वालों ने ये भी बहुत ही बेहतरीन कहा है कि रास्तों पे चलना बहुत आसान है, यानी बने बने रास्ते पे चलना बहुत आसान है, आप वहां चलकर दिखाओ जहां कोई रास्ता ही ना हो, है नहीं। तो इसलिए आसान चीज तो हासिल हो जाएगी, बट तालीम बहुत मुश्किल है। इसको हासिल अगर करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि हिंदुस्तान आकर, यानी यहां आकर इन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सीडी होम, कहा, सीडी होम कॉलेज में मुलाजमत शुरू कर दी। यहां आकर इन्होंने फिर चुपचाप बैठा नहीं, बल्कि इन्होंने मुलाजमत करना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, नौकरी करने लगे। किसमें, सीडी होम जो कॉलेज है उसमें। और किस ओहदे पर, किस सब्जेक्ट में, किस डिपार्टमेंट में, तो प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में। बताइए, एक शख्सियत है और उनके अंदर में कौन कौन सी चीजें मौजूद है। एक तरफ कॉमर्स के भी नॉलेजिस्ट है,
नॉलेजेबल है उनको भी जानते हैं और दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स भी वो जानते हैं। तो कॉलेज में मुलाजमत शुरू कर दी। अब ये मुलाजमत, ये नौकरी कब से कब तक करते रहे? सन 1918 से 1920 तक, 1918 से 1920 तक काम करते रहे, यानी कि ये मुलाजमत के फराइज को अंजाम देते रहे। अब आगे फिर ये हार नहीं माना, भीमराव अंबेडकर ने अभी भी हार नहीं माना और अपनी तालीम जो अधूरी छोड़कर आए थे उसे पूरा करने के लिए फिर दोबारा 1920 में क्या किया? इंग्लैंड गए। कहां गए? 1920 में इंग्लैंड गए और अपनी अधूरी तालीम पूरी की। फिर दोबारा इंग्लैंड गए 1920 में। 18 से 20 तक इन्होंने मुलाजमत शुरू की। कहां? सीडी होम कॉलेज में। और 20 में इन्होंने नौकरी किया। फिर 1920 ईस्वी में ही ये फौरन कहां चले गए? इंग्लैंड पहुंच गए और अपनी अधूरी जो तालीम छोड़कर आए थे उसे पूरा किया। अब कैसे पूरा किया? तो जो कुछ ये 2 साल के अंदर में कमाए थे इसमें से कुछ बचाकर रखा था और जो कुछ इधर उधर जो भी उनके साथी थे, उनके खिशो खालिब थे, उनकी मदद से, हेल्प से ये फिर अधूरी तालीम भी उन्होंने पूरी किया। अब आगे क्या कह रहे हैं? अगला पॉइंट कि इन्होंने 1921 ईस्वी में एमएससी, 1921 ईस्वी में क्या किया? एमएससी और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्रियां हासिल की। 1921 ईस्वी में एमएससी और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्रियां हासिल की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल ही साफ समझ में आया होगा। एकदम बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके सामने लाया हूं। आप बिल्कुल ही इसको वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि 1921 ईस्वी में ये एमएससी और 1923 ईस्वी में ये डीएससी का इम्तिहान पास किया। 1921 ईस्वी में एमएससी और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्रियां हासिल की। उसके बाद ये फिर क्या हो गए? वहां से हिंदुस्तान आ गए। कहां गए? हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान वापिस आकर वो वकालत का पेशा इख्तियार किया। है ना? जब एमएससी और डीएससी इन्होंने हासिल कर लिया, 1921 में एमएससी और 1923 में डीएससी की जब डिग्रियां हासिल कर ली तो फिर ये क्या हो गए? हिंदुस्तान वापिस आ गए। और हिंदुस्तान वापिस आकर इन्होंने कौन सा काम इख्तियार किया? तो वकालत का पेशा इख्तियार किया, वकालत करना शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे अपने माहौल में रहने लगे, अपने जो भी खिशो खालिब है उनके साथ अपनी जिंदगी बसर करने लगे, वकालत करने लगे पूरी तरीके से। अब ये हिंदुस्तान में रहने लगे। अब जरूरत अब आप पड़ी है अपने कौम को, अपने अछूत समाज को संवारने की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो तालीम हासिल इन्होंने किया, इनका असल मकसद यह था कि अपने समाज को संवारना। और याद रख ले, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि किताबों में भी आया है और बड़े बड़े फिलोसोफर का कहना है, बड़े बड़े अकाबिरीन का कहना है कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उससे उसकी तालीम को छीन लो, उस कौम से तालीम को छीन लो, यानी उस कौम को एजुकेशन से दूर रखो, ऑटोमेटिक वो कमजोर हो जाएगा। तो याद रखें, इन्होंने तालीम के बलबूते जब एजुकेशन इन्होंने हासिल कर लिया तब जाकर अपने कौम को संवारने का काम इन्होंने किया। इसीलिए मेरे दोस्तों, तालीम बहुत जरूरी है। ये सोचकर आप तालीम हासिल ना करो कि मुझे नौकरी मिले, ये सोचकर आप तालीम हासिल ना करो कि मैं पैसा कमाऊं, बल्कि तालीम को जरिया निजात तो एक तरीके से है ही, बट है नहीं, वो तालीम को एक ऐसा हथियार बनाओ जिससे आपके कौम को, आपके समाज को फायदा हासिल हो। अब अपने कौम को नसीहत, मैं पॉइंट बना रखा हूं, अपने कौम को इन्होंने नसीहत क्या किया? तो कह रहे हैं कि अपने कौम यानी अछूत को इन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक कोई तरक्की नहीं कर सकते, हम उस वक्त तक कोई तरक्की नहीं कर सकते जब तक 3 मरहलों में अपने अंदर की सफाई नहीं करते। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अछूत परिवार से, अपने अछूत कौम से क्या कहा कि हम उस वक्त तक कोई तरक्की नहीं कर सकते जब तक 3 मरहलों में अपने अंदर की
सफाई नहीं कर लेते। और वो 3 मरहले कौन थे? तो नंबर 1 मरहला क्या है? नंबर 1 मरहला है कि हमें अपने आम अखलाकी बर्तावों को, हमें अपने आम अखलाकी बर्तावों को ऊपर उठाना होगा। अपने जो आम अखलाकी बर्ताव है, रहने सहने का तौर तरीका है, बोलने का तौर तरीका है, वो सभी को क्या करना होगा? ऊपर उठाना होगा। अपने तलफ्फुज को सुधारना होगा और बोलचाल लबो लहजा को सुधारना होगा और ख्यालात को नई ताकत देनी होगी। सबसे पहला अहम बिंदु क्या है कि हमें अपने आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा, अपने तलफ्फुज को सुधारना होगा और ख्यालात को नई ताकत देनी होगी। सोचने समझने की नई शक्ति लानी होगी कि हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना है। और अखलाक मतलब हम हमारे घर पर कोई अगर आए तो उसके साथ हमें किस तरीके से रहना है, कैसे उन्हें इज्जत देनी है, कैसे उनके साथ हमें पेश आना है। और तलफ्फुज बोले तो बातचीत का लबो लहजा, हमारे बातचीत का अंदाज क्या होनी चाहिए, हमें किस तरीके से बोलना चाहिए, ये सभी चेंजिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लोगों को पहली नसीहत किया। अब ये 3 अहम बिंदु उन्होंने बताया कि 3 मरहलों में अगर चेंजिंग आए तो पहला तो हम देख लिए। अब दूसरा देखिए, कह रहे दूसरा क्या है कि आप मुर्दा या सड़े हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाएंगे। मुर्दा या सड़े हुए जानवरों का गोश्त बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, बिल्कुल ही मना कर दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि ये जो प्रचलन चल चुका है कि जो महार जाति के होते हैं, जो बैकवर्ड होते हैं, जैसे डोम दुसादे वगैरह वगैरह, यानी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बस मैं ये कहना चाहूंगा कि उस वक्त के जो बैकवर्ड, जो इंसान को अछूत समझा जाता था, वो लोग जो सड़े हुए जानवरों को इस्तेमाल किया करते थे, इन सभी से इन्होंने क्या किया? रोका। तीसरा और अहम पॉइंट क्या इन्होंने निषेध क्या किया कि अपने दरमियान से ऊंच नीच के भेदभाव खत्म कर दें। अपने दरमियान ऊंच नीच के भेदभाव खत्म कर दें, यानी कौन छोटा है, कौन यानी कि बड़ा है, कौन पैसा वाला है, कौन गरीब है, ये सभी भेदभाव को खत्म कर दें, है नहीं। और बचे खुचे फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएं, है नहीं। अपने दरमियान से ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कर दें और बचे खुचे फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएं और अपनी ताकत को जानें। ये तीसरा और अहम बिंदु था। अब साथ ही साथ इनका शुमार, अगला पॉइंट क्या है, जो इनका शुमार जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में होता है। जदीद हिंदुस्तान यानी नए हिंदुस्तान के बनाने वालों में होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शुमार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं, मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं है। उन्होंने एजुकेशन और उन्होंने अपने तौर तरीके अखलाक के बिना पर बिल्कुल ही नई ताजगी अपने कौम के अंदर उन्होंने लाया। और आज जिस आइन पर हम सभी अमल कर रहे हैं, ये आइन यानी कानून संविधान के रचयिता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। तो इनका शुमार जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में होता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि इनका शुमार जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में होता है। इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शुमार जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में होता है। अब ये भी बात याद रखने की है कि उस वक्त के सियासी रहनुमा लीडर, खासकर महात्मा गांधी और नेहरू जी जो थे, इनसे काफी लगाव था और इनके हम रासिम भी थे, इनके साथ हमेशा रहा करते थे और इनके कदम से कदम मिलाकर हिंदुस्तान के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आगे क्या कह रहे हैं कि आजादी के बाद जब मुल्क की आइन साजी का मरहला, आजादी जब हमारा हिंदुस्तान कब आजाद हुआ? सन 1947 ईस्वी में हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। तो अब आजादी के बाद जब हिंदुस्तान के अंदर में नए कानून की जरूरत पड़ी तो इनका बहुत अहम रोल है, बहुत बड़ा रोल है इनका। किनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कह रहे कि आजादी के बाद जब मुल्क की आइन साजी का मरहला आया तो
दस्तूर साज कमेटी में वह सदर के ओहदे पर फायज किए गए। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा बच्चे ये बताओ कि हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान लिखा गया या आजादी के बाद जो हमारे हिंदुस्तान के लिए कानून की जरूरत थी, संविधान की जरूरत थी, उसमें सबसे बड़ा हेड किसे माना गया, सदर किसे माना गया? तो आपको मालूम होगा तो आप कह सकते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है, इन्हीं को सदर माना गया, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि जब इनकी उम्र 14 साल थी। अब ये बात तो काफी याद रखने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये पॉइंट्स जो है ये पॉइंट बहुत ही पॉइंटेबल है और अहम है, अहमियत के हामिल है कि देखिए अगर आज के वक्त में किसी की शादी कर दी जाती है तो अपने बाल बच्चों, बीवी बाल बच्चों में लग जाते हैं, है ना, और गांव के समाज भी यही बात कहते हैं कि अरे शादी हो गई इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन इनकी हालत देखिए कितनी गंदी हालत थी, कितनी बुरी हालत थी कि जब इनकी उम्र मात्र 14 साल थी। कितने साल थी? 14 साल की उम्र थी इनकी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उम्र मात्र 14 साल थी और वह 5वीं दर्जे के तालिब इल्म थे। कितने दर्जे के थे? केवल 5वें दर्जे के तालिब इल्म थे, है ना। देखिए जब उनकी उम्र 14 साल थी, जब इनकी उम्र 14 साल थी और वो 5वीं दर्जे के तालिब इल्म थे तो इनकी शादी 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से हुई। आप समझ सकते हो ना कि किस मुश्किल में इन्होंने तालीम हासिल की और इसलिए तालीम हासिल किया कि इनको अपने कौम को संवारना था, सुधारना था। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका कौम हमेशा तरक्की की राह पे रहे, तरक्की की डगर पे रहे, तो आपको भी इस तरीके से अपनी एजुकेशन को बढ़ाना होगा, अपनी तालीम को निखारना होगा, अपने अंदर, अपने कुम्बे कबीले के अंदर तालीम पैदा करनी होगी, तभी जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। जबकि आप खुद समझ सकते हो कि कौम मुस्लिम के ऊपर जो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया तो पहली आयत ही इक़रा है और उसका मतलब ही होता है पढ़ने वाला। तो हमारा ईमान, हमारा हर चीज तालीम से शुरुआत है और हम लोग तालीम से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो यहां इस पॉइंट को देखें, बहुत ही अहम पॉइंट है कि जब इनकी उम्र केवल 14 साल थी और 5वीं दर्जे के तालिब इल्म थे तो इनकी शादी 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से हुई। अगर चाहते तो ये तालीम छोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने तालीम को छोड़ा नहीं बल्कि एजुकेशन साथ साथ जारी रखा, तालीम जारी रखा। तो जब इनकी उम्र 14 साल थी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान के सबसे बड़े, है नी, सबसे बड़े एजाज, है नी, जो सबसे बड़ा एजाज जिसे कहा गया भारत रत्न, कह रहे हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज यानी भारत रत्न से नवाजे गए। भारत रत्न का अवार्ड भी इनको मिला है, ठीक है। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कारनामा किया है। और एक और पॉइंट है, एक और बात याद रखने की है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फिर हिंदू मजहब को भी छोड़ा था। छुआछूत से परेशान होकर ये बौद्ध धर्म को अपनाया था, याद रखिएगा। सिर्फ किस लिए अपनाया था? इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा छुआछूत था, इसमें ज्यादा जो है दिक्कतें, परेशानियां थी, जिस कारण इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हाँ। अब कह रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से नवाजे गए। 5 दिसंबर सन 1956 की रात, 5 दिसंबर सन 1956 की रात जब भीमराव सोने के लिए बिस्तर पर गए। 5 दिसंबर सन 1956 की रात भीमराव सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद ही में वफात पा गए, यानी इंतकाल कर गए, मर गए, ठीक है, 5 दिसंबर को। तो याद रखिएगा कि अगर कोई सवाल अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई
तो आप क्या कहोगे 5 दिसंबर सन 1956 ईस्वी को। ठीक है, कैसे हुई? तो नींद की हालत में हुई, वो बिस्तर पे गए और सोए रहे। अब बौद्ध धर्म वाले क्या कहते हैं इस मौत को? कह रहे हैं बौद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं इन्हें नरवान मिल गया, इन्हें नरवान मिल गया। याद रखिएगा, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं इन्हें नरवान मिल गया। ठीक है, अब लास्ट ये पॉइंट है आज, ये लास्ट इस यानी कि इस सबक का सबक नंबर 9 यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तानी आइन के निर्माण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चैप्टर है आपका सबक नंबर 9 जो 10वीं दरक्षा 2 10वीं जमात की जो बुक है उसका ये लास्ट पॉइंट है और वीडियो नंबर 2 है। याद रखिएगा, कह रहे इनका मकसद पसमानदा तबकात को बेदार करना, उठाना और हिंदुस्तानी समाज में बराबरी और भाईचारगी पैदा करना था। इनका असल मकसद यही था। फिर इजाजत दीजिए मुझे अगले क्लास के लिए, अगले वीडियो के लिए। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपसे बस यही गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरा साथ दें ताकि मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आए। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।